रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडन का चैप्टर 25 को। पहले तो ये बता रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को भी हमने रेगुलेट करना होता है और उनकी कंसंट्रेशंस को भी हमने रेगुलेट करना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को रेगुलेट करना तो जरूरी है कि वाटर का इनटेक और वाटर का आउटपुट बराबर हो। वाटर का इनटेक किस किस तरह से, तो दो तरह से होता है। एक तो वो वाटर जो आप इंजेस्ट कर रहे हैं डेली तकरीबन 2100 ml पर डे, और एक वो वाटर जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट 200 ml पर डे होता है। ठीक है, ये टोटल मिलकर 2300 ml पर डे बन गया। लेकिन ये बहुत हाईली वेरिएबल है, कभी आप बहुत पानी पीते हैं, कभी कम पानी पीते हैं, कोई बंदा ज्यादा पानी पी रहा है, कोई बंदा कम पानी पी रहा है, तो ये हाईली वेरिएबल होता है। ये हो गया वाटर का इनटेक। फिर लॉस ऑफ वाटर को देखो जनाब वाली, कई तरह से लॉस हो सकता है। एक है इनसेंसिबल वाटर लॉस, ये वो वाटर लॉस है जो कि कांस्टेंट रहना है, चाहे आप पानी ज्यादा पी रहे हैं चाहे थोड़ा पी रहे हैं, कांस्टेंट रहना है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा होता है। जैसे कि दो इसमें आते हैं, एक तो आता है आपकी स्किन के थ्रू डिफ्यूजन हो रही होती है। अगर तो स्किन जली हुई है फिर तो बहुत ज्यादा पानी डिफ्यूज होता है, लेकिन अगर जली हुई ना हो तो इसके ऊपर एक कॉर्निफाइड लेयर होती है जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ वाटर थोड़ी होती है। कितनी होती है? 300 to 400 ml पर डे होती है। नॉर्मल इंसान की स्किन से वाटर डिफ्यूज हो रहा होता है। ओके जी। दूसरी डिफ्यूजन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, जो एयर आप इनहेल करते हैं उस एयर के अंदर हमने पानी मिलाना होता है, उसके अंदर हमने वेपर प्रेशर ऐड करना होता है। तो इस तरह से 300 to 400 ml पर डे हमारे इस तरह से भी ज़ाया होता है। खासतौर पर अगर सर्दियाँ हो तो उसमें बहुत ही खुश्क हवा होती है, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में खुश्क हो जाता है। ऑलराइट, दो तरह के वाटर लॉस हो गए। इनसेंसिबल वाटर लॉस में दो तरह के टाइप पढ़ ली हमने, एक स्किन के थ्रू, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। दूसरा होता है स्वेट। स्वेट बहुत हाईली वेरिएबल है, कभी बहुत पसीना आता है, कभी कम पसीना आता है, ये भी वाटर लॉस का तरीका है। फिर आता है वाटर लॉस इन फीसेस, एक दिन में 100 ml पर डे के करीब नॉर्मल होता है, डायरिया में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और फिर आता है वाटर लॉस में किडनीज, ये आपका बेसिकली वो वाला वाटर लॉस है जिसको हम रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसको खास तौर पे हम बॉडी के फ्लूइड्स को, वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अगर बॉडी में बहुत पानी है तो हम यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, अगर थोड़ा पानी है तो यूरिन वॉल्यूम कम कर देंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा सोडियम बहुत ज्यादा खा लेता है तो हम ज्यादा सोडियम एक्सक्रीट कर देंगे, सोडियम कम कर रहा है तो कम सोडियम एक्सक्रीट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को भी ये रखता है और वॉल्यूम्स को भी ये चेक कर रहा होता है। फिर आते हैं हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की तरफ। दो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सारा ग्रीन कलर का हमने शो किया हुआ है। और जो सेल से बाहर होता है, जो सारा पिंक और रेड वाला है, वो आगे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फर्दर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक आपके पास ब्लड प्लाज्मा होता है और दूसरा आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के बीच में होता है। ठीक है, वैसे एक तीसरी टाइप भी है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है जो खास कैविटीज वगैरह में, जिस तरह आपकी जॉइंट कैविटीज हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, पेरिटोनियल हो गई, इन जगहों पे जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड वो वाला खास फ्लूइड होता है। ऑलराइट, आपकी बॉडी में कितने परसेंट वाटर है? तकरीबन 60% वाटर होता है। ये वैसे वेरी कर रहा होता है एज पे, सेक्स पे और ओबेसिटी पे। एज पे किस तरह, बच्चों के अंदर क्योंकि फैट कम होता है इसलिए वाटर की परसेंटेज ज्यादा है। सेक्स पे देखा जाए फीमेल के अंदर चूंकि फैट ज्यादा है इसलिए फीमेल में वाटर कम होता है। तो ओबेसिटी देखिए, जैसे जैसे बंदा मोटा चला जाएगा फैट बढ़ता जाएगा, वाटर की परसेंटेज कम होती जाएगी। डाउन होगी बात। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, चूंकि सारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो काफी हद तक सिमिलर होता है, इसलिए हम इस सारे सेल्स के अंदर के फ्लूइड को एक कंपार्टमेंट गिनते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में दो चीजें खास तौर पर आ रही हैं, एक ब्लड का प्लाज्मा और दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ज्यादातर चीजें तो इन दोनों के अंदर सेम है, क्योंकि जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है ना, बेसिकली इन दोनों के बीच में फर्क करने वाली चीज तो कैपिलरी मेम्ब्रेन ही है ना। तो कैपिलरी मेम्ब्रेन आपको पता है ये परमेबल होती है सोडियम वगैरह के लिए, वाटर वगैरह के लिए, तो सारी चीजों की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर होती है। सिर्फ फर्क आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होती हैं और ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स ज्यादा हैं। बस इतनी सी बात थी। और हाँ, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स नेगेटिव होती हैं, ठीक है, इस वजह से वो कुछ पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करती हैं। तो कुछ पॉजिटिव आयंस भी आपके ब्लड के अंदर निस्बतन ज्यादा होते हैं और नेगेटिव आयंस को प्लाज्मा प्रोटीन्स रिपेल करती हैं, इसलिए नेगेटिव आयंस आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निस्बतन ज्यादा होते हैं। ये बात आगे डिस्कस की हुई है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ डिस्कस की हुई है। ऑलराइट जी, तीसरी बात होगी ब्लड वॉल्यूम को देखिएगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा का वॉल्यूम इतना है तो आप कहेंगे मैं ब्लड वॉल्यूम निकाल सकता हूं अगर आपको हेमाटोक्रिट का पता चल जाए। हेमाटोक्रिट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी, यानी 50% हेमाटोक्रिट का मतलब है कि जितना ब्लड का वॉल्यूम है 50% आरबीसी से 50% प्लाज्मा। तो अगर आपको प्लाज्मा का वॉल्यूम पता होगा और हेमाटोक्रिट का पता होगा तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे ब्लड वॉल्यूम कितना है। याद रखिएगा, ब्लड वो चीज है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों का हिस्सा होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी भी है, आरबीसी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है और प्लाज्मा को पता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो ब्लड इज अ कनेक्शन बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ऑलराइट जी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या फर्क होगा, सिर्फ अंदर ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होती हैं और मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव आयंस निस्बतन ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा होंगे, जिसमें आप देखते हैं सोडियम वगैरह थोड़े से ज्यादा है प्लाज्मा में एज कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और नेगेटिव आयंस जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन तकरीबन बराबर ही है, बस थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। डाउन के बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड में देखा जाए तो कंसंट्रेशन का बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत से आयंस के लिए इम्परमेबल होती है। तो देखा जाए तो सेल के बाहर सोडियम वगैरह बहुत ज्यादा होता है और सेल के अंदर पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। डाउन की बात
उसके बाद आता है जी मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं किसी भी कंपार्टमेंट की, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल यूज करते हैं और डाइल्यूशन मेथड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये टब है, इसके अंदर मैं एक सोल्यूशन डालूंगा और फिर इस टब जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना तो फिर मैं इस टब का थोड़ा सा पार्ट लेके चेक करूंगा कि वो सोल्यूशन कितना डाइल्यूट हो गया। अगर तो जो मैंने सोल्यूट डाला था वो अंदर जाके बहुत डाइल्यूट हो गया तो मैं कहूँगा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और अगर जो मैंने डाला था वो बहुत थोड़ा डाइल्यूट हुआ तो मैं कहूँगा इसका मतलब वॉल्यूम बहुत थोड़ा है। तो मुझे दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो जो मैं सोल्यूट डाल रहा हूँ उसकी कंसंट्रेशन या सोल्यूशन डाल रहा हूँ उसकी कंसंट्रेशन, और दूसरा जब अच्छी तरह मिक्स हो गया मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा अब कितनी कंसंट्रेशन है। अगर मुझे दोनों कंसंट्रेशन का पता है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये दो बातें बताई थी इन्होंने, हमें दो कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंदर कितना वॉल्यूम मौजूद है। और सारी बात है जो सोल्यूट में डाल रहा हूँ उसकी वॉल्यूम भी मुझे पता है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, जो भी सोल्यूट आपने यूज करना है उसमें दो खासियत होनी चाहिए। नंबर एक, वो सोल्यूट डिस्पर्स इवनली हो जाए, ऐसा ना हो कि एक साइड पर सोल्यूट ज्यादा एक साइड पर सोल्यूट थोड़ा, इवनली डिस्पर्स हो, तभी हमें पता चलेगा ना कितना डाइल्यूट हुआ है कितना कंसंट्रेट। एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसा सोल्यूट डालो जो बॉडी खुद से उसको वो ना कर ले, मतलब मेटाबोलाइज ना कर ले। ये ना आप सोल्यूट डालो बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर ले, जब आप चेक करो आपको ये तो बहुत डाइल्यूट हो चुका है, इसका मतलब अंदर बहुत फ्लूइड है, और हालांकि असल में फ्लूइड नहीं था, बॉडी ने मेटाबोलाइज कर लिया था। तो कोई भी ऐसा सोल्यूट यूज करना है जो कि इवनली डिस्पर्स हो और मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट ना हो। डन की बात। अब देखते हैं हम एक एक कंपार्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करना है तो कोई ऐसा सोल्यूट यूज करो जो पूरी बॉडी वाटर के अंदर फैल जाए, तो वो होता है हमारे पास हैवी वाटर। अगर पता है वाटर जो है वो हर मेम्ब्रेन के क्रॉस परमिएबल है, हर जगह पहुंच सकता है, तो हैवी वाटर खास वाटर होगा ताकि हमें पता चल सके कौन सा वाटर है जो हमने बंदे के अंदर डाला हुआ है। हैवी वाटर को हम यूज करते हैं, वो पूरे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में फैल जाएगा और हम उसकी डाइल्यूशन से चेक कर लेंगे कि हमारा कितना है। उसके अलावा कोई और सोल्यूट भी जिस तरह एंटीपायरीन बता रहे हैं, ये एक लिपिड सॉल्युबल सोल्यूट है, ये भी पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो इसलिए इसको भी हम टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। टोटल बॉडी वाटर हो गया। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, अगर आपने ये देखिएगा मिसाल के तौर पे समझिएगा ये इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, जिसमें ब्लू वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये अंदर ब्लड है। अब अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कोई भी ऐसा सोल्यूट आप ब्लड में इंजेक्ट करोगे जो सोल्यूट ब्लड मेम्ब्रेन से मतलब कैपिलरी मेम्ब्रेन से बाहर आ जाए लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ना आ जाए, यानी कोई भी ऐसा सोल्यूट यूज करेंगे जो कि पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में खुला खुला फैल जाए, तो वो कौन सी चीजें होती हैं आपको पता है। सोडियम वगैरह जो होता है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस आराम से आता है, तो सोडियम अगर हम डालेंगे तो वो पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फैल जाएगा, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं जाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमेबल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं हम रेडियो एक्टिव सोडियम, रेडियो एक्टिव क्लोराइड, रेडियो एक्टिव ये चीजें यूज करते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमने पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी कर लिया, तो पूरे में से इसको माइनस कर दें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज थी। फिर मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, अगर मैंने सिर्फ इस प्लाज्मा के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कोई ऐसा सोल्यूट डालूंगा जो कि बस ब्लड से बाहर ही ना निकले, बस डालूंगा और वो ब्लड के अंदर अंदर ही रहे। तो कोई भी ऐसा सोल्यूट में यूज कर सकता हूँ। कौन कौन से सोल्यूट होते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। आयोडीन यूज कर सकते हैं या कोई डाई यूज कर सकते हैं, वो चीजें जो कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के क्रॉस भी परमिएबल ना हो ताकि सोल्यूट डाला हुआ सिर्फ ब्लड के अंदर ही रह सके। ऑलरेडी कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, अगर मैंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो कैसे करूंगा। ईसीएफ का पूरा कैलकुलेट कर लिया, उसमें से ब्लड का माइनस कर दो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम आ जाएगा। गुड हो गई बात। मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो कैसे करूंगा। मुझे प्लाज्मा वॉल्यूम पता है, प्लाज्मा वॉल्यूम पता है और मुझे हेमाटोक्रिट कोई बता दे तो ब्लड वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। उसके अलावा हमने जिस तरह हर जगह पर सोल्यूट डाले हैं ना, इसी तरह ब्लड के अंदर डालने के लिए ब्लड वॉल्यूम पूरा ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेशल आरबीसी भी डाल सकते हैं। हम चेक करेंगे आरबीसी कितने डाइल्यूट है और उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डाइल्यूशन मेथड भी यूज हो सकता है यहाँ पे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल आरबीसी। ऑलरेडी उसके बाद आते हैं हम ऑस्मोसिस की तरफ, ऑस्मोटिक इफेक्ट्स की तरफ। क्या होता है बेसिकली, जब एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दूसरे पे कंसंट्रेशन लो होती है तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। लेकिन एक शर्त है, जो सोल्यूट है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इम्परमेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर सोल्यूट इम्परमेबल ना होए तो कंसंट्रेशन को बराबर करने में सोल्यूट रोल प्ले करेंगे। यानी कि अगर देखें इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है इस तरफ कंसंट्रेशन थोड़ी, अगर तो सोल्यूट परमेबल हो तो फिर तो सोल्यूट यहाँ पे चले जाएंगे ना दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए। लेकिन अगर सोल्यूट इम्परमेबल हो तो फिर वाटर को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेशन को बराबर किया जा सके। तो ये होता है आपके पास ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। दो तरह की टर्म है आपके पास, एक ऑस्मोलैरिटी है, एक ऑस्मोलैरिटी है। क्या फर्क है। ऑस्मोलैरिटी कहता है ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी सिर्फ सॉल्वेंट देखना है और यूनिट किलोग्राम होना चाहिए। और ऑस्मोलैरिटी कहती है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीजों का फर्क है, किलोग्राम और लीटर का, और इसी तरह यहाँ पे वाटर और सोल्यूशन का, ठीक है। यही फर्क था आपके पास। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करनी तो हम कैलकुलेट भी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वैन हॉफ लॉ। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अगर मुझे कोई बंदा बता दे कि ये एक सोल्यूशन है 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, मैं कहता हूँ अच्छा 0.9% है, इसका मतलब है 100 ml में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, या 1 लीटर में 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। ये 1 लीटर में 9 ग्राम कितने मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेगा, 1 मोल 58.5 का है तो 9 ग्राम बनेगा 0.15 मोल। तो मुझे पता चल गया 1 लीटर में 0.15 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। चूंकि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में जाकर टूट जाती है तो सोडियम एंड क्लोराइड, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैंने देखना है
सोल्यूशन में कितने ऑस्मोल्स हैं। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आता है 0.308 ऑस्मोल्स पर लीटर। ये मेरे पास ऑस्मोलैरिटी आ चुकी है। मिली ऑस्मोल्स में कहीं तो हम कहेंगे 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। लेकिन ये तो तब होगा अगर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो। आइडियल कंडीशन में इतना ही होना चाहिए। हकीकत में क्या होता है, जो आपका सोडियम और क्लोराइड में थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है, इस वजह से हमें एक ऑस्मोटिक इफेक्ट लगाना, ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ता है। फिर ये कोएफिशिएंट बताता है कि यार वैल्यू आइडियल नहीं है, थोड़ी सी खराब है। कितनी खराब है वो ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट से पता चलेगा। तो NaCl के लिए ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट 0.93 है, तो हम 308 को 0.93 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आती है जो कि 286 है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं हम ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की तरफ। हमने बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट की, हमें पता चला जिस तरह हमने अभी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की है उसी तरह बॉडी फ्लूइड की भी करते हैं। बस ये बताया हुआ है कि इसमें ज़्यादातर रोल जो है वो सोडियम और फ्लोराइड वगैरह का ही होता है, बाकी आयंस बहुत थोड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दानों के बाद ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम देख लेते हैं। पहली तो बात आपको ये पता नहीं चाहिए कि अगर बॉडी में किसी भी जगह पे किसी भी कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वाटर इतनी रैपिडली ऑस्मोसिस करता है कि फौरी तौर पर दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की ऑस्मोसिस बहुत रैपिडली होती है। ऑलराइट, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पे हमने बेसिकली जो सोल्यूट देखते हैं ना वो सोल्यूट है जो कि इम्परमिएबल है। तो आइसोटोनिक का मतलब है दूसरे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सेम है। कौन सा सोल्यूट? इम्परमिएबल सोल्यूट। तो ये कहता है कंसंट्रेशन ऑफ इम्परमिएबल सोल्यूट सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ परमिएबल सोल्यूट कम है तो हाइपोटोनिक, कंसंट्रेशन ऑफ इम्परमिएबल सोल्यूट ज्यादा है तो हाइपोटोनिक। हम इम्परमिएबल सोल्यूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ऑस्मोसिस हमेशा इम्परमिएबल सोल्यूट की वजह से ही होती है। अगर सोल्यूट परमिएबल हुआ तो फिर ऑस्मोसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। डाउनों के बाद ये तो हमने देखा, यहाँ पे हमने तीनों जगह पे सोल्यूट कंसीडर किया। कौन से वाला? इम्परमिएबल। अगर आप इम्परमिएबल की शर्त हटा दे कोई भी सोल्यूट गिनने तो वो होता है आइसोऑस्मोटिक। कोई भी सोल्यूट मतलब ओवरऑल सोल्यूट कंसंट्रेशन बराबर है तो आइसोऑस्मोटिक, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपरऑस्मोटिक, कंसंट्रेशन कम है हाइपोऑस्मोटिक। इसमें आपने परमिएबल इम्परमिएबल का कांसेप्ट छोड़ देना है, बस सोल्यूट है यहाँ पे। डाउनों के बाद ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया विद इन सेकंड डेवलप हो जाता है क्योंकि वाटर बहुत रैपिडली फैलता है। वो बता रहे हैं अगर आपने एब्नॉर्मल वॉल्यूम्स पढ़ने तो दो बातों का आपको खास तौर पे पता होना चाहिए। एक तो ये कि वाटर रैपिडली फैल के कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर कर देता है। भाई एक साइड हाईली कंसंट्रेटेड है एक साइड कम कंसंट्रेटेड है तो वाटर की ऑस्मोसिस रैपिडली होगी, दोनों साइड पर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। एक बात ये पता नहीं चाहिए। और दूसरी बात आपको ये पता नहीं चाहिए कि जो आपके सोल्यूट होते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। सोडियम क्लोराइड ये इम्परमिएबल है, आपको पता है दोनों बातों का। ठीक है, अब हम देखते हैं दो मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन को। सबसे पहले देखते हैं आइसोटोनिक सलाइन सोल्यूशन को। ये देखिएगा, अगर आपने सेल को रखा है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, बल्कि मैं दूसरा पेज यूज करता हूँ, हाँ जी, सेल को रखा है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, तो क्या होगा? आपने वो सोल्यूशन डाला जिसकी कंसंट्रेशन सेम है। डालने के बाद डाला किसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, लेकिन चूंकि कंसंट्रेशन सेम है इसलिए नो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। सिर्फ ECF का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ICF का वॉल्यूम सेम। डाउन होगी बात। फिर देखते हैं अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाल दें तो इसके अंदर अगर हम हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ECF में डाल दें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल दें, पहले क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर कंसंट्रेशन थोड़ी है तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो टू हाई ऑस्मोसिस होती है। तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर सेल के अंदर से बाहर आएगी तो सेल के अंदर वॉल्यूम कम हो गया, बाहर ज्यादा हो गया। हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा। और चूंकि सेल के अंदर से पानी बाहर है तो सेल बेचारा श्रिंक हो चुका है। डाउन के बाद ये बात गुड हो गई। उसके बाद देखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा। ये देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आपने ECF के अंदर हाइपोटोनिक यानी लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन डाला है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, पहले तो सोल्यूशन डाला, वॉल्यूम आपका ECF का इंक्रीज कर गया। फिर दूसरी बात, बाहर कंसंट्रेशन लो है अंदर कंसंट्रेशन हाई है, ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम लो टू हाई, तो ऑस्मोसिस होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। सेल के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ICF का वॉल्यूम बढ़ गया। और चूंकि आपने पहले पानी डाले ECF में था तो ECF का वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ, तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ जाते हैं और आप कहते हैं कि सेल जो है वो उसका एडिमा हो जाता है अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालेंगे। ये बात थी। फिर हाइपरटोनिक वाली जो केस है ना, ये वाला केस उसको उन्होंने डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम एज्यूम करें 60% वाटर है, उसमें से 40% इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, 20% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो यानी कि 42 लीटर्स में 28 लीटर इंट्रासेलुलर है और 14 लीटर्स एक्स्ट्रासेलुलर है। ठीक है, शुरू में दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है। फिर हमने क्या किया? हमने एक बहुत ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाल दिया ECF के अंदर। 2 लीटर सोल्यूशन था और उस 2 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2000 मिली ऑस्मोल्स थे। ठीक है, 2000 मिली ऑस्मोल्स सोडियम क्लोराइड थे। जब हमने ये डाला तो जाहिर बात है कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्या वॉल्यूम चेंज हुआ जी? ECF का वॉल्यूम 14 के बजाय 16 लीटर हो गया और ऑस्मोल देखें हमने 2000 डाले ना, तो इस वजह से आप देख सकते हैं 3900 की बजाय 5900 ऑस्मोल हो चुके हैं। तो अब ECF की जो कंसंट्रेशन वो बहुत हाई हो गई है। आप देख सकते हैं पहले 280 थी, अब 373 हो गई है। सेल के अंदर भी सेम ही है। ठीक है, अब सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, ECF में हाई कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा? वाटर सेल के अंदर से बाहर आएगा। ये आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था वाटर सेल के अंदर से बाहर आता है, खुद बेचारा सेल श्रिंक हो जाएगा, लेकिन
मतलब आईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डाला है। तो अब ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगा आउटसाइड द सेल, क्योंकि अब ऑस्मोसिस ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल हुआ तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं 16 लीटर्स की बजाय 19 लीटर्स हो गया, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 28 लीटर्स की बजाय 24.9 लीटर्स रह गया है, ठीक है। लेकिन वाटर के बाहर आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ कंसंट्रेशन 319 ही हो चुकी है। बस यही बात है और क्या। हाँ, बाकी ये भी आप देख लें इसमें क्या हुआ, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ गया, आईसीएफ का वॉल्यूम कम हो गया, और ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है वो ऑल तो बराबर हो चुकी है, लेकिन पहले से ज्यादा है। पहले 280 थी, अब 313 हो गए। डन हो गए बात। ग्लूकोज और अदर सोल्यूशन, अगर किसी बंदे को न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए आपने ग्लूकोज सोल्यूशन देना है तो दो तरीकों से दे सकते हैं। या तो आइसोटोनिक ग्लूकोज सोल्यूशन दें ताकि कोई ऑस्मोसिस वगैरह ना हो और बंदे के सेल वॉल्यूम नॉर्मल रहे, या अगर हाइपरटोनिक ग्लूकोज सोल्यूशन देना है तो फिर स्लोली हाइपरटोनिक ग्लूकोज सोल्यूशन दें। स्लोली देने से क्या होगा, जब आप थोड़ा सा देंगे ना तो थोड़ी सी ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता इस सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगी, और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट की वजह से कंसंट्रेशन बराबर होगी, इतनी ऑस्मोसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात ये है, पहले हम कह रहे थे कि ग्लूकोज जो है वो इम्परमिएबल है, लेकिन कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी परमिएबल होती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सोल्यूशन डाल रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी परमिएबिलिटी की वजह से कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत बराबर कर लेगी और इतनी ऑस्मोसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात उन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई है, ठीक है जी। ऑलराइट जी, हाइपोनेट्रीमिया की तरफ आते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कमी है, हाइपोनेट्रीमिया। इसके दो कॉज हो जाते हैं, या तो सोडियम कम है या पानी बहुत ज्यादा है। सोडियम कम क्यों हो सकता है भाई, जब डायरिया हुआ था सोडियम जाया हो गया, वॉमिटिंग में सोडियम जाया हो गया, आपने डाययूरेटिक्स यूज किए थे सोडियम जाया हो गया, एडिसन्स डिजीज यानी सोडियम रीअब्सॉर्ब करने वाले हार्मोन्स की कमी है तो भी सोडियम जाया हो गया, ठीक है। और लॉस ऑफ वाटर, सॉरी एक्सेस वाटर क्यों हो सकता है, एक्सेस वाटर हो जाता है, आपने बहुत वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया, एडीएच बहुत बन गया था, हमने ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए एक्सेस वाटर हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया से क्या होता क्या है आपको पता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब इर्द गिर्द होता है तो सेल की स्वेलिंग हो जाती है, ये तो बात सबको पता है। तो आपने देखा कि सेल की स्वेलिंग होती है, खासतौर पे नर्व सेल्स की स्वेलिंग होने की वजह से लेथार्जी हो जाती है, नोजिया हो जाता है, हेडेक हो जाता है, डिसोरिएंटेशन होती है, बहुत सारे मसले आ सकते हैं। डन की बात। अच्छा, अब फिर कोई बात, अगर आप स्लोली हाइपोनेट्रीमिया करवाएंगे ना, यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन स्लोली डालेंगे तो फिर इतना ऑस्मोसिस ऑफ वाटर नहीं होता। क्यों नहीं होता, मिसाल के तौर पर आप स्लोली डाल रहे हैं, अब थोड़ी देर तक ना आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा बाहर कम है ना, तो सेल के अंदर से थोड़ा थोड़ा सोल्यूट बाहर आ जाता है, बजाय इसकी जो वाटर का ऑस्मोसिस हम अंदर करवाएं और सेल को स्वेल करवाएं, थोड़ा थोड़ा सोल्यूट बाहर चला जाता है। तो ये आपके पास स्लोली अगर आप हाइपोनेट्रीमिया करवा रहे हैं तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस नहीं करना पड़ता। लेकिन एक और बात है, अगर हम स्लोली हाइपोनेट्रीमिया कर रहे थे, सेल सोल्यूट को बाहर निकाल रहा था, अचानक डॉक्टर को पता चला कि बंदे को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है और डॉक्टर ने इलाज करने के लिए बाहर की कंसंट्रेशन बराबर कर दी, तो ये जो ब्रेन सेल होंगे ये फौरन अपने सोल्यूट से कहेंगे वापस आओ। और कई दफा होता है ये इतनी जल्दी अपने सोल्यूट को वापस नहीं बुला पाते, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रेन एबिलिटी टू रिकैप्चर द सोल्यूट लॉस, और यहाँ पे आके पास सेल्स का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, डीमाइलिनेशन वगैरह होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन से इंजरी हो जाएगी। ये वो बातें हो गई। हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू हाइपरनेट्रीमिया। ऑलराइट, हाइपरनेट्रीमिया में होता है क्या, हाइपरनेट्रीमिया या तो सोडियम ज्यादा होगा या पानी कम होगा। सोडियम ज्यादा क्यों हो सकता है, सोडियम वजन इसलिए ज्यादा हो सकता है, आपने बहुत ज्यादा सोडियम नहीं क्यों, हाँ एल्डोस्टेरोन वगैरह बहुत रिलीज हो गया, आपने सोडियम को रीअब्सॉर्ब बहुत ज्यादा कर लिया है, ये वो चीजें होती हैं। और पानी की कमी क्यों हो सकती है, या तो आपने एडीएच रिलीज ही नहीं किया, वो एडीएच जो वाटर रीअब्सॉर्ब करता है वो रिलीज ही नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे हम कहते हैं ये सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस है, ठीक है वाटर लॉस ही, लेकिन कॉल की वजह से हमने कहा है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। और या हो सकता है एडीएच तो रिलीज किया है लेकिन किडनीज ने एडीएच की बात मान के वाटर को रीअब्सॉर्ब किया ही नहीं, तो फिर ऐसे को हम कहेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक हो गई बात। उसके अलावा कोई और वजह जो होती है, आप पानी पी ही थोड़ा रहे हैं तो ये भी वाटर की कमी की वजह होती है। तो ये तीन तरह की वाटर की कमी की रीजंस हो गई है। लेकिन हाइपरनेट्रीमिया जो है ना ये इतना नुकसानदेह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ना जब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम इंक्रीज करता है तो हम बॉडी के अंदर वाटर को भी इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो तकरीबन बराबर रहती है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। बहरहाल होता क्या हाइपरनेट्रीमिया में आपको पता है, जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो सेल बेचारा श्रिंक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया में सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। उसके अलावा आपको प्यास बहुत लगेगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकें और हमारी सेल की श्रिंकेज ठीक की जा सके। आखिर में हमारे पास एडिमा। एडिमा बेसिकली क्या होता है, दो तरह का एडिमा है आपके पास। सेल के अंदर होगा तो कहेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा, सेल के बाहर होगा तो एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा। इंट्रासेलुलर एडिमा क्यों हो सकता है, या तो ये वाली कंडीशन होगी जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कह सकते हैं, या आपके पास इन्फ्लेमेशन में होता है ये सेल की मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल हो जाती है तो इसलिए सारा कुछ सेल के अंदर मतलब चीजें सेल के अंदर आराम से आ जाती हैं और इंट्रासेलुलर एडिमा हो गया। या दो और कौन से लिखे उन्होंने, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक सिस्टम का डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली, चाहे लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो चाहे मेटाबॉलिक सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो, एटीपी कम बनेगी। जब एटीपी कम बनेगी तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम को सेल से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। अगर सोडियम सेल के अंदर रहेगी तो वाटर भी सेल के अंदर रहेगा, इंट्रासेलुलर एडिमा हो गया। डन होगी बात। ये था इंट्रासेलुलर एडिमा। फिर आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की तरह, जिसके दो मेन कॉजेज हो सकते हैं, या तो
ईसीएफ में क्यों ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है? क्योंकि ब्लड से बहुत फ्लूइड एबनॉर्मली लीक होकर आई जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ना एडिमा होता चला जा रहा है। बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एडिमा होता है, वो वाला फ्लूइड जो कि सेल्स के बीच में है, ठीक है। तो या तो ब्लड से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा है यानी कि एबनॉर्मल लीकेज, या वो जो लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ से हल्का हल्का फ्लूइड लेके निकाल रहा था ना, वो निकालना छोड़ दे तो भी यहाँ फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा। तो दो कॉजेज हो सकते हैं, एक फेलियर ऑफ लिम्फेटिक्स, दूसरा एबनॉर्मल लीकेज। ये ब्लड से बहुत ज़्यादा फ्लूइड क्यों आ रहा है, एबनॉर्मल लीकेज क्यों हो रही है? या तो ब्लड के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत इंक्रीज कर गया है, या ब्लड के अंदर प्लाज्मा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर इतना डिक्रीज कर गया कि ब्लड पानी को बुलाते नहीं अपने पास, या कैपिलरीज की फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इतना इंक्रीज कर चुका है कि थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस था लेकिन कैपिलरीज ने बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकाल दिया, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के फर्दर कॉजेज उन्होंने लंबे चौड़े लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देखते हैं फर्दर कॉजेज लिखे हुए हैं। कैपिलरी प्रेशर क्यों बढ़ सकता है जी? ये जो हाइड्रोजन प्रेशर बढ़ा है वेनस प्रेशर बढ़ने की वजह से, जो आपको पता है हार्ट फेलियर वगैरह में होता है, किडनी वाटर रिटेंशन कर रही है इसलिए कैपिलरी प्रेशर बढ़ गया है। आर्टरीज की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो धड़ा सा ब्लड को कैपिलरीज में भेज रही है इसलिए कैपिलरी प्रेशर बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें होती है कैपिलरी प्रेशर को बढ़ाने वाले, ये लिखी हुई उन्होंने सारी चीज़ें। डाउन के बाद फिर आते हैं प्लाज्मा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर कम क्यों हो गया? या तो आप प्लाज्मा प्रोटीन बना ही नहीं रहे, ठीक है, जो फेलियर ऑफ द लिवर हो गई है, प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, सिरोसिस ऑफ लिवर वगैरह हो गई है, लिवर के अंदर फिब्रोटिक टिश्यू डेवलप होना शुरू हो गया इसलिए आप प्लाज्मा प्रोटीन बना ही नहीं पा रहे, या प्लाज्मा प्रोटीन बना तो रहे लेकिन वो ज़ाया हो रही है, जैसे यूरिन में ज़ाया हो गई जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, या किसी जख्म की वजह से ज़ाया हो गई, या किसी जलने की वजह से ज़ाया हो गई, किसी भी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन ज़ाया हो गई तो आपके पास प्लाज्मा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर में कमी आती है, ठीक है। बाद कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इंक्रीज क्यों करता है? इसकी भी रीजन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये कोई इम्यून रिएक्शन की वजह से कैपिलरीज खराब हो गई हैं, या कोई टॉक्सिन्स थे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी, इन्होंने कैपिलरी को खराब कर दिया, कोई बर्न्स थी, कोई भी चीज़ कैपिलरी की मेम्ब्रेन को खराब कर रही है तो इसलिए उनकी परमेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है और फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है बाहर, एडिमा हो रहा है। डाउन के बाद फिर आखिर में आते हैं फेलियर ऑफ लिम्फेटिक्स की तरफ। फेलियर ऑफ लिम्फेटिक्स जनाबे वाले, या तो लिम्फ फ्लो के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, इन्फेक्शन की वजह से आती है ब्लॉकेज, और क्या है यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, ये इन्फेक्शन मॉस्किटो से फैलती है, कौन सी इन्फेक्शन? फिलेरियल निमाटोड्स की लिखी हुई है, ऑल राइट। या हो सकता है कोई कैंसर वगैरह हुआ था जिसकी वजह से लिम्फ फ्लो सही नहीं है, या कैंसर के बाद आपने सर्जरी की उसमें आपने कोई चीज़ लिम्फेटिक्स वगैरह निकाल दी है इसलिए लिम्फ फ्लो सही नहीं है। किसी भी वजह से अगर लिम्फ फ्लो सही नहीं है तो आपको पता है इसमें एडिमा हो जाएगा जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। डाउन के बाद अच्छा, एडिमा हार्ट फेलियर की वजह से भी होता है। क्यों? अगर हार्ट फेलियर है ना तो हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर रहा, आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया। जब किडनी को पता चलेगा आर्टीरियल प्रेशर कम है तो किडनी कहती है हो है चलो हम आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए वाटर की रिटेंशन कर लेते हैं। वाटर की रिटेंशन करी जाएगी बॉडी के अंदर वाटर इंक्रीज कर जाएगा, एडिमा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किडनीज कहती हैं ये कम है हो है, हम रेनिन रिलीज करते हैं, आर्टीरियल प्रेशर कम है तो हम रेनिन रिलीज करते हैं। ये रेनिन भी आपको पता है कि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और एडिमा कॉज कर देगा, ठीक है। के बाद हालांकि हमारी नीयत आर्टीरियल प्रेशर ठीक करना थी, हमें क्या पता आर्टीरियल प्रेशर तो कम हो गया हार्ट फेलियर की वजह से, हमने वाटर इंक्रीज कर लिया, बंदे को हो गया एडिमा। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड का हार्ट फेल किया हुआ है, राइट साइड ठीक है, तो होगा ये कि राइट साइड लंग्स में बहुत ब्लड भेज रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लंग्स से ब्लड निकाल नहीं पा रहा, तो लंग्स में ब्लड बहुत जमा होना शुरू हो जाएगा और लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। दानों की बात। अच्छा जी, फिर यहाँ पे NaCl की एक्सक्रीशन का बताया हुआ है। भाईजान आप जो NaCl खाते हो ना वो सेल के अंदर बहुत थोड़ा रहता है, ज़्यादातर ECF में और ब्लड में रहता है, तो इसलिए अगर आप एक्सेस NaCl को ना निकाल सके तो क्या होगा, आपके ब्लड में NaCl बढ़ जाएगा, आपके ECF में NaCl बढ़ जाएगा। ब्लड में NaCl बढ़ गया तो ब्लड में फ्लूइड भी बढ़ जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर BP हाई हो जाएगा। और अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl बढ़ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर बढ़ गया तो उसको हम कहते हैं एडिमा हो जाएगा। सिंपल बात है यार, मुश्किल क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं बनती वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लिवर में पहले आपको बता चुका हूं। सेफ्टी फैक्टर्स, ये सारा कुछ तो अभी तक हम पढ़ रहे थे एडिमा क्यों हो सकता है, लेकिन एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सेफ्टी फैक्टर्स भी हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास लो कंप्लायंस। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेशर नेगेटिव भी होता है ना तो इसकी कंप्लायंस बहुत लो होती है। लो कंप्लायंस का क्या मतलब है, जैसे इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है ना इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो हम फ्लूइड को अपने पास आने ही नहीं देते। जाहिर बात है ये जगह जब ज़्यादा प्रेशर है तो आप फ्लूइड नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिमा को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो ये तो जनाब चलता रहता है जब तक बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना इंटरस्टिशियल कैविटी का तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स होती हैं, ठीक है। ये प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स अपने अंदर अपने बीच में किसी पानी को नहीं आने देते। जैसे थोड़ा सा पानी आता है उनका प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब पानी आता जा रहा थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो फिर वो पानी आना शुरू हो जाएगा इन फ्री फ्लूइड वेसिकल्स में। ये जो वाइट कलर की नजर आ रही है आपको, फ्री फ्लूइड वेसिकल में जब पानी आता है ना तो फिर आपके पास लो कंप्लायंस नहीं रहती, फिर पानी का वॉल्यूम आता जा रहा है, कोई ऐसा प्रेशर इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। आप देखते हैं ये क्या हुआ, आपके पास फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 24 से 32 तो चला गया यूँ, और प्रेशर में इंक्रीज बहुत थोड़ा आया, एक्स एक्सिस में बहुत थोड़ा, वाई एक्सिस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब आपके पास फ्री फ्लूइड वेसिकल में भरना शुरू हो जाए ना फिर मसला बनता है। इससे बहुत कुछ होता है यार।
अगर पहले तो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स के दरमियान में था ना फ्लूइड, जब ऐसा फ्लूइड होता है ना तो वो फ्लूइड अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है, और जब फ्री फ्लूइड वेसिकल्स में आ जाए तो ये तो फ्लूइड फ्री है, ये तो कहीं भी भाग जाएगा, और आप हाथ को ऐसे करें तो पूरे बाजू का फ्लूइड आपके हाथों में आ जाए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हाथों में आ जाए। इसी तरह वो बता रहे हैं कि जब इंसान खड़ा होता है तो फ्लूइड जो है वो उसकी टांगों में चला जाता है, टांगों में सोजन हो जाए। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम बंदे से कहते हैं यार तुम लेट जाओ, अपनी टांगों को ऊंचा कर लो ताकि फ्लूइड फिर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अब फ्लूइड बहुत सारा फ्री फ्लूइड वेसिकल्स में जा चुका है, और फ्री फ्लूइड वेसिकल्स का फ्लूइड इधर उधर जाता है। इसको हम पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इधर दबाऊंगा ना तो चूंकि फ्री फ्लूइड वेसिकल्स में फ्लूइड जाता है वो इधर उधर निकल जाएगा, जब मैं अंगूठा हटा भी लूंगा ना तो यहाँ पे अंगूठे का अच्छा बड़ा दबाव नजर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्री फ्लूइड वेसिकल से फिर फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। तो अजीब फ्री फ्लूइड वेसिकल ने मजाक बनाया, बंदे की बॉडी को जली की तरह का बना छोड़ा है, ठीक है। तो एक तो आपके पास सेफ्टी फैक्टर ये आ चुका है कि जब तक फ्री फ्लूइड वेसिकल में फ्लूइड नहीं जा रहा हम फ्लूइड को एंटर नहीं होने देते, थोड़ा सा फ्लूइड आता है तो हम प्रेशर बहुत बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से एडिमा प्रिवेंट हो रहा है, पहला कॉज। दूसरा कॉज होता है कि जैसे फ्लूइड ज़्यादा आना शुरू होता है ना, लिम्फ फ्लो हम बढ़ा लेते हैं। हम कहते हैं अगर टिश्यू में ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है तो हम ज़्यादा फ्लूइड निकालेंगे भी, तो लिम्फ फ्लो बढ़ने से भी सेफ्टी फैक्टर होता है, ये भी एडिमा को प्रिवेंट करता है। तीसरा कॉज ये होता है अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से प्रोटीन्स को निकाल देते हैं, प्रोटीन्स को हम लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू निकाल देते हैं। जब सारी बातें प्रोटीन्स निकलेंगी तो प्रोटीन के साथ वाटर भी निकलेगा, और इस तरह हम एडिमा को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से बहुत हद तक एडिमा को प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। पहला फैक्टर ये जो है ना, ये कहता है 3 mmHg तक एडिमा हुआ तो मैं उसको प्रिवेंट कर लूँगा। फिर लिम्फ फ्लो कहता है कि ये अगर 7 mmHg तक हुआ ना तो मैं उसको प्रिवेंट कर लूँगा, और ये भी कहता है अगर 7 mmHg तक हुआ तो मैं उसको प्रिवेंट कर लूँगा। जब तीनों मिलकर कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि 17 mmHg तक अगर कोई मसला हुआ तो हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा मसला हुआ तो भाई हमारे हाथ जवाब दे देते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। फिर आता है हमारे पास पोटेंशियल स्पेसेस होता है, बॉडी पोटेंशियल स्पेसेस आपको पता है, ये प्लूरल कैविटी हो गई, पेरिटोनियल कैविटी हो गई, जॉइंट कैविटी हो गई, इन जगहों पे भी कैपिलरीज होती हैं, इन जगहों पे भी एडिमा हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी जगह पे एडिमा हो रहा है ना, फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो इन कैविटीज़ में भी जा सकता है, और अगर इन कैविटी में चला जाए तो उसको हम नाम देते हैं इफ्यूजन। ठीक हो गई बात। उसके अलावा बता रहे हैं हो सकता है आपके एब्डोमेन में इन कैविटीज़ वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, जिसको हम एसाइटिस कह रहे होते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं। जिस तरह नॉर्मल बॉडी के अंदर लिम्फेटिक्स होती हैं, यहाँ पे भी लिम्फेटिक्स होंगे, जिस तरह नॉर्मल बॉडी में कैपिलरीज होती हैं, यहाँ भी कैपिलरीज होती हैं। सिंपल सी बातें, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी, और लाइक कीजिएगा जी, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।